उस्मानी सल्तनत जो कि 1299 से 1923 की हुकूमत कहलाती है, इसको खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर कहते हैं, जिसकी बुनियाद तुगलक गाज़ी के बाद उसके बेटे उस्मान गाज़ी ने रखी। तब से ही उस्मानी साम्राज्य वजूद में आया। ये ऐसी सल्तनत थी जो 6 सदी से भी ज़्यादा एक बहुत बड़े हिस्से पर कायम रही। इस सल्तनत में इस्लाम और इस्लाम के सिद्धांतों को सख्ती से माना गया। 15वीं और 16वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसका विस्तार यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका और जापान तक था। इसमें कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तांबुल कहलाता है, इसको हमेशा दौर खिलाफत की राजधानी माना गया। उस्मानी साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी सभ्यताओं के विचारों के आदान प्रदान के लिए एक पुल का काम करता था। 1453 में इस्तांबुल को जीतकर बिजेंटाइन साम्राज्य का अंत हुआ और उस्मानी सल्तनत में जिस ज़बान का इस्तेमाल हुआ वह तुर्की और अरबी थी। ये सल्तनत पूरी तरह से राजा का शासन कहलाती थी, जैसे आज सऊदी अरब है। अगर उस्मानिया सल्तनत के फैलाव की बात करें तो वो लगभग 18 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। इसके अलावा वो 2 करोड़ 40 लाख की आबादी पर उसका राज चलता था। खिलाफत साम्राज्य या सल्तनत जब ख़त्म हुई तो उससे 40 देश बने। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने बड़े ज़मीन के हिस्से पे अपनी सल्तनत का विस्तार किया होगा। उस्मानिया सल्तनत के सिपाहियों में गज़ब का जोश और ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। शायद इसी की वजह थी कि वे अपनी सल्तनत का इतना बड़ा विस्तार कर पाए और एक के बाद एक गाज़ी परिवार की सरपरस्ती में लगातार जंगों को जीतते गए और इलाकों को फतेह करते गए और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को यूरोप से लेकर एशिया और एशिया से लेकर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक सब जगह अपनी सल्तनत को फैला दिया। ये सिर्फ जोश और जज्बा ही था उनके सैनिकों का और एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी जो उन्होंने गाज़ी परिवार के मातहत अपनाया और इलाकों को फतेह करते चले गए। लेकिन उनकी जीत का भी अंत होना ही था। अंत भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की हार और खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद तुर्की को एक स्वतंत्र गणराज्य बना दिया गया और उसकी राजधानी इस्तांबुल ही रही। 1923 में एक समझौता भी हुआ जो तुर्की, जर्मनी, जापान और यूरोप के देशों के बीच में हुआ। इस समझौते के हिसाब से तुर्की अपने देश में मौजूद तेल के कुओं का इस्तेमाल दूसरी दुनिया को तेल बेचने में नहीं कर सकता है। इसके अलावा जिन देशों पर तुर्की का अधिग्रहण था, राज था, वो भी तुर्की आने वाले 100 साल तक उस पर अपना राज नहीं कर सकता। शायद इसीलिए तुर्की की आर्थिक स्थिति दुनिया में मौजूद दूसरे अरब देशों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन अब ये मुआहदा 100 साल के बाद सन 2023 में ख़त्म हो रहा है। इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद अब ये देखना होगा कि जब तुर्की को उसके सारे अधिकार मिल जाएंगे 2023 के बाद, तो क्या वो अपने मुल्क की माली हालत को बेहतर कर पाएगा और क्या वो उन मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा हो पाएगा जो आज सुपर पावर कहलाते हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, या यूँ कहें कि जिनके माली हालात अच्छे हैं, जैसे कि भारत, जर्मनी और दूसरे देश। तो अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या होता है। वीडियो आपको कैसा लगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें।